हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैक बोर्ड ने क्लास 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बदलाव किया था और कहा था कि अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इस साल क्लास 12th में वो 1 मार्क्स वाले आएंगे। तो उसी नए एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड क्लास 12th का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जैक बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खंड ए है यानी ग्रुप ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के हैं। तो 20 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में 7 क्वेश्चंस हैं जो फिल इन द ब्लैंक टाइप के हैं और ये भी 1 मार्क्स के हैं। तो आपको 20 प्लस 7 27 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको 1 मार्क्स के मिल रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मिल रहे हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के हैं। ये भी आपको 7 क्वेश्चन है, यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के मिलेंगे, जिसमें भी बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, आप आराम से ये 14 मार्क्स निकाल सकते हैं। अगला जो है ग्रुप डी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, और ग्रुप ई में 7 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही आसान जोन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और इस वीडियो में इन्हीं जोन्स को आपको मजबूत करने के बारे में बताऊंगा, और इन्हीं जोन्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं ग्रुप ए ग्रुप बी में उनको मैं सॉल्व भी करूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है। अगला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर क्या होता है? तो किसी भी चार्ज अगर वो स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है, यानी वो थ्रू आउट द स्फेयर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.4 into 10 to the power minus 4 meter per second and electric field of 2.1 into 10 to the power minus 10 volt per meter. Its mobility is। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, और इसको अगर हम बाय कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 से, तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड जो है ये आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी मिल जाएगा। तो मोबिलिटी जो है आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूला जो है वो ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो ये क्वेश्चन ही आपके लिए फालतू हो जाएगा, क्योंकि आप इसको बना ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला पे पकड़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोशिश करें कि आप सारा जो फॉर्मूला है उसको एक बार याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्टली कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ्स का जो लूप रूल आपने पढ़ा है कि किसी भी लूप में जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका सम जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो वो जो लूप रूल है वो किसका कंसीक्वेंस है? तो वो लूप रूल जो है वो एनर्जी का जो कंजर्वेशन है उसी का कंसीक्वेंस है। तो किरचॉफ्स का लूप रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही कंसीक्वेंस है। अगला,
फॉर अ कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो एक कंडक्टर के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होता है? तो जे इक्वल टू सिग्मा बाई, नहीं ये तो नहीं होता है। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, हाँ जे इक्वल टू सिग्मा ई जो है, जे आपका करेक्ट रिलेशन होता है, जहाँ जे करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी और ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जे जो है वो आपका करंट डेंसिटी है, सिग्मा जो है वो आपका कंडक्टिविटी है, और ई जो है वो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सब फॉर्मूला से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ मॉडल सेट में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, एग्जाम में आपको इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इन सब फॉर्मूले जो हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा होगा कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज के इक्वल टू होता है। तो इसका यह होगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। तो जितना करंट इंक्लोज होता है वही उसमें कंसीडर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10t विथ वेलोसिटी 2 into 10 to the power 7 meter per second at right angle to the field. The magnetic force acting on the proton is। तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको थोड़ा आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि वी क्रॉस बी जो होता है वो मोड ऑफ बी साइन थीटा होता है। तो क्यू वी बी साइन थीटा ये आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्यू जो है वो कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, और साइन थीटा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, हमको q इंटू वी इंटू बी ही निकालना है बस। तो q आपको दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है। तो अगर आप इन सबको गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन्स। तो आप इससे आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो आपका बायट सवर्ट लॉ है, बायट सवर्ट लॉ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस आर से किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। तो बायट सवर्ट लॉ डायरेक्ट कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है हेनरी, जिसको एच से डिनोट करते हैं। अगला है, in a step up transformer the number of turns in the primary and secondary coils are respectively n1 and n2। तो ट्रांसफार्मर आप जानते होंगे दो तरह का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा ही होगा, उसमें प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, और वो जो है दो तरह से काम करता है, स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होता है, यानी N2 जो होता है वो N1 से ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टार्स का जो ट्विंकलिंग होता है यानी तारों का जो टिमटिमाना होता है वो निम्न में से किसके कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि जो वायुमंडल का जो अपवर्तनांक है, वायुमंडल का जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी करते रहता है ऊपर से नीचे की ओर। तो जो लाइट है वो वहाँ से रिफ्रैक्ट होते रहता है और यही कारण है कि कंटिन्यूसली लाइट हम लोग तक पहुँच नहीं पाता है और इसी कारण से तारा जो है वो हम लोग को टिमटिमाता हुआ दिखता है, जबकि एक्चुअली में वो नहीं टिमटिमा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूसेज वेव ऑफ। तो दो लाइट सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट कब कहेंगे? तो दो लाइट सोर्सेज को हम कोहेरेंट तब कहेंगे जब दोनों इक्वल वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस से दोनों का जो वेव होगा उनका वेवलेंथ इक्वल होगा और दोनों का फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, तो तभी उन दोनों लाइट वेव्स को कोहेरेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोहेरेंट लाइट सोर्सेज का यूज कहाँ होता है? तो आपने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो यूज होता है वो कोहेरेंट सोर्सेज का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वेवलेंथ जो होनी चाहिए दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ इक्वल होना चाहिए और दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो वहाँ पे जो है कोहेरेंट सोर्सेज का यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिनन है जो ये दिखाता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है? तो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से हम लोग ये पता करते हैं कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अब अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है उसका सिद्धांत जो है वो आइंस्टाइन ने दिया था और उसने एक इक्वेशन दिया था, तो वो इक्वेशन क्या कहता है? तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो कहता है कि जो टोटल एनर्जी हम लोग देखते हैं, टोटल एनर्जी होता है वो पहले उसको वर्क फंक्शन में जाता है और फिर जो एनर्जी होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में जाता है। तो सबसे पहले जो एनर्जी होता है फोटोन का वो पहले वर्क फंक्शन में जाता है और उसके बाद जो है वो उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में वो एनर्जी यूज होता है। तो ये सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसमें ई को हम लिख सकते हैं एच इंटू न्यू। तो एच इंटू न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगा। तो ऐसा इक्वेशन हमें कहाँ मिल रहा है? तो हम देखते हैं ऑप्शन बी में हमें ऐसा इक्वेशन मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 बेकुरल इज इक्विवेलेंट टू। तो एक बेकुरल जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो 1 डीके पर सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है ये, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, इफ डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज 5.3 इंटू 10⁻³ पर ईयर देन इट्स हाफ लाइफ इज। तो यहाँ पे आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा होता है। तो जो लेमडा है वो आपको दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है और इसको 0.693 से बटा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अगर आप इसको बटा करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 130.8 वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका फॉर्मूला मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। टी हाफ का जो फार्मूला होता है, क्योंकि ये सब फार्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका छूटना ही छूटना है, आप इसे कभी बना ही नहीं सकते। 0.693 बाई लेमडा, और लेमडा जो होता है वही होता है डीके कांस्टेंट। अब अगला क्वेश्चन है, 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 AMU जो होता है एक एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? तो ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और ये आता है आपको आपका आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, E इक्वल टू mc² से आपका ये वैल्यू आता है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना कि अगर एक AMU है तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आपके इक्विवेलेंट है। अब अगला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब फॉर्म होता है? तो जब हम उसमें पेंटावेलेंट, जब हम किसी सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलता है।
अब आ गए हम ग्रुप ए के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ग्रुप ए के लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, सबसे बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं एंड और नॉट, ये सब होते हैं। फिर इनके कॉम्बिनेशन से हम नैंड नॉर ऐसे ऐसे बहुत सारे गेट्स बनाते हैं। तो जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट ये आपका यूनिवर्सल गेट माना जाता है। तो नैंड गेट को जो है वो यूनिवर्सल गेट माना जाता है। अब आ जाते हैं हम ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में है वो क्या कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। कम वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना होगा। तो सबसे कम वैल्यू यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो सबसे कम चार्ज जो है वो हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट के पास उसका डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो इसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम उसे एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। इसको हम टी से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ टेस्ला होगा। अगला है सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्सिया ऑफ। इसको हम इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सेल्फ इंडक्शन को जो है वो हम इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब कन्वर्जन्स जो है वो आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको पता होगा तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है तो वो 1 मार्क्स आपका छूट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास बात यही है कि अगर आपको वो पता है तो वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं देता है और फुल मार्क्स देता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो डाटा बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस इज। तो इसको कहते हैं हम लोग सेपरेशन एनर्जी। इसको हम लोग सेपरेशन एनर्जी कहते हैं, सेपरेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी जो सेमीकंडक्टर है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसके साथ ही जो फिजिक्स के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो सारे खत्म होते हैं। मैंने सबका आंसर आपको बता दिया है, और आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस के भी आप देख सकते हैं, और उन वीडियोस से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कितने क्वेश्चंस इस मॉडल सेट में ही आ गए। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। 27 में से अगर आप 27 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। तो चलिए
इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।